अच्छा जी, सैटरडे वाले दिन हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था चैप्टर 1, 2 और 3 के हवाले से। तो मुझे सबसे पहले आप लोगों से ये क्वेश्चन करना है कि आई होप, देखो बच्चों, अगर तुम लोग जैसा हम कवर करते जाएंगे, अगर तुम लोगों ने साथ के साथ उसकी पढ़ाई नहीं करी तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसमें आप यकीन करें कि आपका अपना लॉस होगा। तो 1, 2 एंड 3 को एक तरीके से कह लें कि हमने ओवरव्यू भी दे लिया, हमने उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया। तो आई बिलीव कि 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर्स अब तमाम तर स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हैं, यानी इनके कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो भी वर्ड्स यूज हुए हुए हैं तो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप सबके क्लियर हैं। क्योंकि देखें, मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ, मैं दोबारा आपसे ये रिपीट कर रही हूँ कि आपने चैप्टर्स के रट्टे नहीं लगाने हैं, आपने अपनी कोर्स आउटलाइन को सामने रखना है, उसके अंदर जो चैप्टर्स के अंदर टॉपिक मैच हो रहे हैं
उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यूज, ठीक है ना। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वो क्लियर हो चुका है। सैटरडे का दिन मैंने फिक्स करा है अभी आपका क्वेश्चंस का, या एक तरीके से कह लें कि रिवीजन डिस्कशन क्लास हम रखा करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम काफ़ी है और हम आज 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल इस बुक के अंदर 19 चैप्टर हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और उस 19 चैप्टर्स में से पूरे 19 आपके करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है। सो आई विल बी टेकिंग दोज चैप्टर्स आउट जो कि इंक्लूडेड नहीं है, तो भी वी आर ऑन द पेस, ऑन द राइट ट्रैक। तो हमारा कोर्स आराम से कंप्लीट होगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैटरडे के दिन अगर हम कुछ रिवीजन, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन, कुछ डिस्कशन का रख भी लिया करेंगे, या टेस्ट का या एमसीक्यूज का डिस्कस कर लिया जैसे कुछ, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इस सैटरडे को इंशाल्लाह ताला मैं चैप्टर नंबर 4 और 5 के क्वेश्चंस लूंगी। 4, 5 और देख लेते हैं 6 अगर कवर हो जाएगा तो 4, 5, 6 के क्वेश्चन कर लेंगे, या 4, 5 के क्वेश्चंस कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन आर स्पीड। तो आई बिलीव कि आप लोग अग्री कर रहे होंगे कि ये तरीक़ेकार जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस का सवाल है, बेटा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन इस वक्त तक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हम 1 महीने पहले स्टार्ट कर चुके थे। 1 महीने पहले भी स्टार्ट करने की वजह ये थी कि देयर वर स्टूडेंट्स हु वर पैनिकिंग कि भाई हमें पेपर देना है, हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो आपकी फरमाइश पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये ऑनलाइन का जो ये सिस्टम है इसको यूटिलाइज किया था और क्लासेस स्टार्ट की। अब अगर आप देखें तो आपका 6 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, तो दैट मीन्स अच्छा खासा कोर्स आपका कवर हो गया है। तो हम जहाँ तक अभी तक मुझे आई हैव नो आइडिया कि क्या मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन रहेगी, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी डिस्क्रिप्शन है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी अभी चलेंगी। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखना होगा वो रखेंगे, और वो एग्जाम भी इसी हिसाब से, जिस भी तरीके से एग्जाम आपका अनाउंस होगा, फिजिकल एग्जाम होगा। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऑनलाइन एग्जाम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ खुल गया है। तो जो भी हमारी मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, तो ये एडमिन पीपल विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, क्योंकि मेरे पास भी वही इंटीमेशन आएगी जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना बेटा, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक मुझे यही बोला गया कि ऑनलाइन क्लास का फिजिकल क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप मजीद फर्दर जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर लें कि भाई आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। जो भी आपको अपने क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क देम, ठीक है। बस एक चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, देखिए अभी भी मेरे पास 44 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 92 के करीब स्ट्रेंथ होती थी, 92, 95 मैनेजमेंट के लोगों को मिला करके 96, 99 कुछ इस तरह 90s में स्ट्रेंथ होती थी। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो 15 तारीख से वो हुआ है, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो क्लास की मुझे कम नज़र आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगी बेटा, क्लास मिस ना करें। आप क्लासेस जब तक हो रही हैं, अगर ये कंटिन्यूएशन में रहेंगी, हाँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ऑनलाइन क्लास लेने में, तो आप जाके फिजिकल क्लासेस के ऊपर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कोप कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट चले जी, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माज, आई गेस मैंने आपकी क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कि डिसीजन मेकिंग क्या है, किस तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके से हमें डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। दिस इज चैप्टर नंबर आपका 6 है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम डिसीजन मेकिंग के चैप्टर को हम करने जा रहे हैं, मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक वर्ड है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भाई डिसीजन, व्हाट डू वी मीन बाय
डिसीशन। डिसीशन क्या चीज है भाई? डिसीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? डिसीशन हम कहते हैं फैसला करना ना, फैसला करने को हम कहते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया, हमने डिसाइड कर लिया है, हमने फैसला कर लिया है। अब जब हम फैसला करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास फैसला करते हुए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, चॉइसेस होती हैं, ठीक है ना। हम जब भी फैसला करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं लाइफ में। व्हेनेवर यू टेक एनी बिग डिसीजन और स्मॉल डिसीजन, आपके पास बिग या स्मॉल का मसला नहीं होता है, बात ये होती है कि आपके पास हमेशा अवेलेबल चॉइसेस होती हैं और आप उन चॉइसेस में से, उन ऑल्टरनेटिव चॉइसेस में से बेस्ट ऑप्शन को पिक करते हैं और उसको हम कहते हैं कि भाई हमने डिसीजन ले लिया, हमने फैसला कर लिया, ठीक है ना। फैसला करते हुए भी डू और डाई वाली सिचुएशन होती है ना, या डू करो या डाई करो, दोनों में से एक ऑल्टरनेट आपने पिक करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने रात के रात जो है ना कोई चीज ख्वाब देखा और सुबह उठ के आपने फैसला कर लिया, डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इन चीजों पे नहीं बिलीव करते हैं, ठीक है। देखें, जब एक और भी होता है ना, वो हम क्या कहते हैं, इस्तिखारा करना भी तो हम कहते हैं ना, कि वो अल्लाह से राय लेना, रुजू करना ना, तो उसमें भी क्या होता है, मैं मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, आई माइट बी रॉन्ग, आप लोग मुझसे अग्री नहीं भी कर सकते। मुझे कोई बोलता है ना बड़े मजे में कि मैंने इस्तिखारा किया, मैंने कहा अच्छा इस्तिखारा कैसे किया जी? नमाज पढ़ी 2 रकात, वो इस्तिखारे की दुआ है वो पढ़ी आपने, ठीक है, और फिर आप सो गए और आपने ख्वाब देख लिया। देखिए जी, ख्वाब का कॉन्सेप्ट मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि आप जब सो भी रहे होते हैं ना, तो ह्यूमन माइंड कीप्स ऑन वर्किंग और आप वही सोच रहे, आप वही देख रहे होते हैं ख्वाब में जो आप सोच के सोए होते हैं, ठीक है ना। हकीकतन अगर आप साइंटिफिकली बात करेंगे तो ये चीज प्रूव हो चुकी है कि ख्वाब नाम की जो ड्रीम चीज है ना, दैट टर्म इज एक्चुअली ऑल रॉन्ग। आपने जो दुआ भी करनी थी वही करनी थी, जो अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतर है, जिसमें तेरी रजा है, मुझे मेरा वो फैसला अपनी रजा के हिसाब से, मेरी बेहतरी को हिसाब से जहन में करते हुए ये बस वो कर दो। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर आगे जो भी होगा, रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगी, आप समझ जाएंगे भाई दिस वाज नॉट फॉर यू। एंड अगर काम आपका स्मूथली हो जाएगा तो दैट सिंपली मींस कि दिस इज फॉर यू, ठीक है। जब तक आप इस स्टेप्स को जरा सा रीड करें, आई विल बी जस्ट गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम, इसको आप रीड कर ले एंड देन आई एम जॉइनिंग यू बैक। इसको, इन स्टेप्स को जरा सा प्लीज रीड करें। इन स्टेप्स को जो इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं इनको रीड कर लो बेटा। जी बच्चों, अब ये हम जो स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। देखें जी, सबसे पहले तो आप जब भी फैसला करते हैं तो फैसला किसी मसले के हल को निकालने के लिए कर रहे हो। देयर इज सपोज टू बी अ प्रॉब्लम, देयर इज सपोज टू बी दैट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कोई फर्दर कोई स्टेप लेना होता है, कोई एक्शन लेना होता है, कोई डिजायर्ड एक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ जी मसला ये है। उसके बाद हम अपने डिसीजन के क्राइटेरिया को चेक करते हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके क्या ट्रेड्स हैं, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपके क्या माइंड में क्या चल रहा है, क्या आपने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, किस हिसाब से आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। उस क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम जो है प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्लस माइनस की लिस्ट बनाते हैं। यानी मेरे पास 2 अल्टरनेट है, मैं ए अल्टरनेट के आगे भी प्लस और माइनस की लिस्ट बनाऊंगी, बी अल्टरनेट के आगे भी प्लस और माइनस की लिस्ट बनाऊंगी, जिसके एडवांटेजेस ज्यादा होंगे मैं वो फैसला ज्यादा वो लूंगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, डेवलप एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब यही इस प्रोसेस को जो हम कह रहे हैं ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम निकालते हैं, इसको हम कहते हैं एनालाइज करना।
एनालाइज करना मतलब किसी चीज को इवेलुएट करना, किसी चीज को समझना कि मुझे इस काम में नुकसान ज्यादा है या इस काम में मुझे फायदा ज्यादा है। जब मैं फायदा और नुकसान को वे आउट करूंगी, इसको हम एनालाइजिंग कहते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम बेहतर ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो इस बेहतर ऑल्टरनेट के थ्रू सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो ऑल्टरनेट है ना ये बेटर है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ जी ये हमारा सिलेक्टेड ऑल्टरनेट ये है, और अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जाने के बाद हम ये देखते हैं, लास्ट स्टेप जो होता है उसके अंदर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया, जो हमने ऑल्टरनेट पिक किया, वेदर दैट वाज इफेक्टिव और नॉट, वेदर दैट वाज फुलफिलिंग, दैट वाज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट, दैट वाज लाइक उसकी इवैल्यूएशन जो थी वो क्या थी। अगर इवैल्यूएशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा करेक्टिव मेजर्स यानी कुछ मिस्टेक्स होती है उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाती है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स करने के बाद हम आगे चलते हैं, और यही पॉइंट्स आगे स्लाइड में आपके एक्सप्लेन्ड है। ये जो अगली स्लाइड है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम मालूम कर लिया कि भाई हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर हमने क्या किया, इसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, फिर हमने 3 हिस्सों में तो यही ब्रेक कर दिया है। ये जो 3 हिस्से हैं ये आपकी बुक के पहले वाले स्टेप में, जो पिछली वाली स्लाइड है उसके अंदर पहले वाले स्टेप में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई के बाद आपने क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग सेट किया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को सेट करने के बाद आपने वे का मतलब ही क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को नोट डाउन करना। अब इन्होंने आपकी बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल गिवन है, एंड दैट इज अबाउट बाइंग अ, एक छोटा सा उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल बाइंग अ लैपटॉप। अब किसी को लैपटॉप बाय करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उनके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि हमारा जो है वो डिसीजन का क्राइटेरिया क्या है, हम मोबाइल खरीदते हैं, हम लैपटॉप खरीदते हैं, तो हमारे ये स्पेसिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज उसकी कितनी है, उसका डिस्प्ले क्वालिटी क्या है, उसकी बैटरी लाइफ क्या है, उसकी वारंटी है कि नहीं है, उसका वेट कितना है। ये हमारा क्राइटेरिया होता है, जिनके क्राइटेरिया के ऊपर हम, ये कैमरा है तो कैमरा कैसा है, हीट अप तो नहीं हो रहा है, चार्जिंग बैटरी लाइफ कितनी है, तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, फिर उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम जो है उसकी नंबरिंग करते हैं, उसको वेट दे दिया कि 10/10 है तो बैटरी लाइफ 8 है तो कैरिंग वेट 6 है, वारंटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, डिस्प्ले क्वालिटी सबसे वीक है, ये हमने वेट दे दिए। ठीक है, मैं आगे आपको एक स्लाइड पे दिखाऊंगी जहां पे हमने 3-4 ब्रांड्स को कंपैरिजन दे दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, हमने ऑल्टरनेट बना दिया। ऑल्टरनेट कौन से थे, ये सारे लैपटॉप के कंपैरेटर्स हैं, तोशिबा, एचपी, सोनी, लेनोवो हो गया या कुछ भी ले लो तुम लोग। ठीक है, ये आपके हो गए, डेल हो गया आपका, एप्पल का आपका अगर मैकिंटॉश यूजर है, लेनोवो भी आ गया आपका। ठीक है, सो यू दिस इज समथिंग, दीज आर द ऑल्टरनेट्स यू आर हैविंग। इन ऑल्टरनेट्स में फिर आप अपने ऑल्टरनेट को पिक कर रहे होते हैं, और फाइनली इन्होंने कह दिया कि भाई तोशिबा जो है ना, दैट इज माय ऑल्टरनेट, और मैंने तोशिबा को पिक कर लिया, तोशिबा इन्होंने यहाँ पे खरीद लिया, डिसीजन ले लिया गया, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसे इवेलुएट कर रहे हैं कि हाँ जी हम तोशिबा लेकर के खुश भी हैं या नहीं है। यहां पर किसी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन नाउ। किसी स्टूडेंट को यहां पर कोई डिफिकल्टी है इस चार्ट के अंदर तो मुझसे प्लीज यहाँ चैट स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको समझाऊं। हाँ, होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है देयर माइट बी सम स्टूडेंट जिसने देर से ज्वाइन किया हो या कोई भी अदर रीजन हो। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने जो स्टेप्स आपको बताए पहली ही स्लाइड पे,
वो उनको उन्होंने डिफाइन कर दिया है, उनको आपको वो समझाने के लिए उन्होंने आपको डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा भी दी ऑलरेडी, बट अगर किसी स्टूडेंट को वो मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट्स सी व्हाट इज द बुक सेइंग। हम कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है डिस्क्रिपेंसी आती है। डिस्क्रिपेंसी किस चीज में आती है, जो कि हम काम कर रहे होते हैं और जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम एक्चुअली कर रहे हैं ना, जो हम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर और जो हम करना चाहते हैं, जब उसके अंदर फर्क आता है, जब उन दोनों स्टेट्स के अंदर फर्क आ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। यानी हम जो कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं, इन दोनों चीजों में जब फर्क आने लगता है ना, गैप आने लगता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर अब प्रॉब्लम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वजूहात हैं, क्या क्वालिटीज हैं जी। प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। जब तक मैनेजर को वो प्रॉब्लम बताई नहीं जाएगी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रॉब्लम हकीकतन ऑन रिकॉर्ड तब आती है जब आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ जी ये मसला हो गया है। फिर हम कहते हैं, फिर हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि भाई ये मसला तो हो गया, अब इसको सॉल्व करो। मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये मैनेजर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास इंफॉर्मेशन है और रिसोर्सेज वही आपको अरेंज करके देगा ताकि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी सेल्स रेप का जो था वो लैपटॉप खराब हो गया या कंप्यूटर खराब हो गया या उसका स्मार्टफोन खराब हो गया, तो वो अपने मैनेजर को जाके बताएगा, तो वो मैनेजर वो खुद से जाकर के नहीं मोबाइल या लैपटॉप खरीद सकता है या आईटी डिपार्टमेंट में जाएगा और जाके बोले भाई मुझे दे दो और वो आईटी डिपार्टमेंट का आईटी ऑफिसर उठा के उसको दे देगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम टॉप मैनेजमेंट से मिड मैनेजर्स को इन्फॉर्म करते हैं, अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद हम कोई चीज को रिप्लेस करके देते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। भाई हमारे पास जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं ना, वो डिसीजन हमारा किन क्राइटेरियाज के ऊपर फिक्स्ड होगा। कॉस्ट एक क्राइटेरिया होता है, रिस्क दूसरा क्राइटेरिया होता है, आउटकम जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हमारा आउटकम रिक्वायर्ड है, पिक्चर अगर लेनी है तो कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सारे आउटकम्स के अंदर आ जाएंगे। तो कॉस्ट कितनी है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, कि कितना कितना परसेंट चांस है कि हमने ये चीज लिया वो ये भी काम ना चल सकी और ये भी खराब हो गई, तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है। दूसरा आउटकम, जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है ना, वो आउटपुट कब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आउटपुट आउटकम्स की बात हो जाती है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट वेट कर रहे हैं अपने क्राइटेरियाज के ऊपर, एलोकेट वेट कर रहे हैं। Is there a question on the screen? Please don't raise your hand. Raise hand करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. If you have a question, you are supposed to throw it on the chat screen. If any student has a question, you are supposed to write it on the chat screen so that I can read the question. Raising hand, I won't get to what you are trying to say. Hand raise करने से कोई फायदा नहीं होगा. मुझे सिर्फ एक पॉपअप विंडो आ रही होती है and then that is the point when I open the chat screen. तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप चैट स्क्रीन पे पोस्ट करें ताकि मैं उसे रीड कर सकूं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वेट्स दे रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने तीन फोन्स ले लिए या 3 लैपटॉप ले लिए, लिनोवो ले लो, एचपी ले लो, तोशिबा ले लो, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, किसका वेट लाइट है, किसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, किसकी कॉस्ट कितनी है। ये जो हमारे पास ये पैरामीटर्स थे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अब वेट करेंगे, ठीक है। वेट करने के लिए इन्होंने एक स्लाइड आगे रखी हुई होगी यकीनन, दैट इज अ वेरी गुड स्लाइड फॉर कंपैरिजन। या दिस इज द स्लाइड व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इन्होंने मेमोरी एंड स्टोरेज को वेट दे दिया, इन्होंने बैटरी टाइमिंग को वेट दे दिया, इन्होंने कैरिंग वारंटी को वेट दे दिया, इन्होंने डिस्प्ले क्वालिटी को वेट दे दिया। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक और स्लाइड है, आई विल शो यू, यस दिस इज द स्लाइड। यहाँ पर सारे कंपैरेटर्स के नाम हैं और ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको उन्होंने वेट दिया है। अब ये डिपेंड करता है आपको किस कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा टाइम देना है। फॉर एग्जांपल व्हेन ऑलवेज आई बाय समथिंग, मेरा फेवरेट जो है ना वो एचपी का ब्रांड है, ठीक है। मेरे पास जो AMD का जो लैपटॉप है, जो बड़ा वाला मेरा 15.6 इंच, ये 15.3 है, 15.6 है, वो मेरा जो है वो HP है, HP पेविलियन ही है। और जो मेरा ये जो छोटा ट्रेवलिंग वाला है दैट इज लिनोवो, क्योंकि ये मुझे सेल के अंदर डील मिली थी तो मैंने ये पिक कर लिया था, लिनोवो, ठीक है। तो अगेन मेरी यहाँ पर जो ट्रेवलिंग वाला मेरा लैपटॉप जो कि मैं भी यूज कर रही होती हूँ, दैट इज फॉर द ट्रेवलिंग। इसका जो साइज है दैट इज आई गेस 13.6 या 14 वाला है, ठीक है। तो मुझे एटम से बेटर स्पेसिफिकेशन इसकी मिल गई थी तो मैंने इसको पिक किया था। एंड दैट टू मेरा उस वक्त ये सारी चीजें जो ना, मेमोरी, बैटरी, ये मेमोरी इसकी बहुत बहुत स्लो है, ये
चलते चलते ही टाइम लगाता है, ठीक है। बट मेरा जो इस वक्त इसको बाय करने का वो जो कैरेक्टरिस्टिक था दैट वाज कॉस्ट एंड साइज, सो आई एम हैप्पी, ठीक है। जो मेरा मेन काम करने वाला है दैट इज दिस थिंग, इसके अंदर मेरे पास ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बैटरी हो जाए, मेमोरी लाइफ हो जाए, वारंटी जो है ऑफ कोर्स एचपी इज अ गुड ब्रांड। तो ये वेरी कर रहा होता है आपको किस वक्त किस चीज के लिए किस चीज की जरूरत है, ठीक है। आगे जाते हैं, मैं वापस बीच पीछे जा रही हूँ आपको समझाने के लिए, मैं स्क्रीन पे लेके आई थी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एलोकेटिंग द वेट्स टू द क्राइटेरिया, इस तरह से हम एलोकेट कर रहे होते हैं और इस तरह से फिर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं भाई, हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स। आपको अभी मैंने बता दिया कि ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट तैयार कर ली, और कौन सा ऑल्टरनेट जो है वो हमारे प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर रहा है, हम उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब है इवेलुएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया 2 और 3 के स्टेप नंबर 2 और 3 के अंदर, और हमने जो है फाइनली जो है वो पिक कर लिया कि हाँ जी अब हमें क्या काम किस तरीके से करना है। हमने ऑल्टरनेट्स को इवेलुएट कर लिया है, कंपेयर कर लिया, और फाइनली हमने जो भी ऑल्टरनेट पिक किया है उसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ हम उसको आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, हम इवेलुएट भी करेंगे। इवेलुएट किस तरह से किया है कि 100% कहां पे आ रहा है, कौन सा सबसे बेहतर है, और क्या चीज हमने देखने के बाद देखे, हमने टोटल वे आउट किया, और हमने तोशिबा को क्यों पिक किया, क्योंकि इसके वेटेज सबसे ज्यादा था। इसके बाद हम किसको पिक कर सकते हैं, देखिए इसके बाद हमारे पास एक ऑल्टरनेट है दैट इज 232, दैट इज एचपी पेविलियन। उसके बाद हमारे पास 3 कंपैरेटर्स एक पोजीशन पे, दैट इज 1 2 एंड दिस वन 231, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इवेलुएट, कंपेयर। Are these all factors clear to everyone? I want all you students कि आप इन स्लाइड्स को एक दो दफा ये सारे स्टेप्स को आगे पीछे टर्न अराउंड करके देख लो। कोई सवाल आ रहा है तो अभी पूछ लो, मैं यहाँ पर पॉज ले रही हूँ 1 मिनट का। कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ चैट स्क्रीन पे थ्रो कीजिए प्लीज। जी, पॉइंट नंबर 6 रिपीट करने के लिए किसी स्टूडेंट ने कहा है, तो मुझे ये बता दो कि इससे ऊपर के सारे पॉइंट सबको क्लियर हैं? ये सारे पॉइंट्स बाकी सबको क्लियर हैं? छठे पॉइंट की जो बात आप लोग कर रहे हैं, तो छठे पॉइंट पे बंदा तब आए जब बाकी सारे पॉइंट्स की आप मुझे कंफर्मेशन दे दें कि हाँ भाई बाकी सब क्लियर है, ठीक है। 6 पॉइंट को देखते हैं क्या है भाई। 6 पॉइंट पे आते हैं, और 6 पॉइंट कह रहा है चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेट। आपके पास यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑल्टरनेट हैं। इन 8 के इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपने वेटेज दे दिया, वेटेज मतलब नंबर दे दिए, मार्केट से एनालिसिस डेटा कलेक्ट करके आपने इनको नंबर दिया। नंबर देने के बाद आपने ये इनके टोटल कर लिए। Why do you think we are opting Toshiba? Because that is carrying the highest weightage. And that is what you do in step number 6, that you choose the best alternative. How I am saying that Toshiba is the best alternative? Because it is carrying the highest weightage. Is it clear? कौन साहब थे? Zuhaib Shehzad. What if 2 alternatives have the highest? Now it will depend on your own choice. यहाँ पर जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आगे वाली स्लाइड पे
231 के ऊपर 1 2 3 तीन लोग जो हैं वो 231 पे आ रहे हैं। तोशिबा हो गया, पोर्टेजेस, उसके बाद डेल इंस्पीरियन हो गया, और क्या है, एक और जो है दैट इज एप्पल आईबुक। अब कोई जो है ना वो यू नो द बर्गर्स जो है दे विल गो फॉर एप्पल आईफोन। क्यों? ब्रांड कॉन्शियस। जो जिन लोगों को ड्यूरेबिलिटी चाहिए दे विल गो ऑन डेल। ठीक है, तो ये अब इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है कि उसको क्या चीज चाहिए। क्लियर है? तुम लोग की पिटाई होनी चाहिए। 7 और 8 भी बता दे मैम, क्या बात है, सब बता दिए मैंने। उसके बाद वेट करने के बाद आप एक ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करते हो। हाँ भाई ये, अब तुम लोग को मैं फनी सी एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग को तभी समझ में आएगा। अल्लाह माफ करे, तुम लोग क्या क्या बुलवाते हो। कोई सुन भी रहा होगा ना लेक्चर तो कहेगा ये पता नहीं कौन सी मैनेजमेंट चल रही है। अब तुम लोग को ये तो समझ में आ नहीं रहा है। अच्छा चलो जी, एक डिसीजन तुमने लाइफ का लेना है। तुमने जो है वो लड़की पसंद करनी है। कौन है ये? कौन पूछ रहा था मुझसे, जरा बता दें कौन है ये? हाँ ये अली हसन, अली हसन, अली हसन साहब ने जो है वो लड़की पसंद करनी है। अब अली हसन साहब जो है, दो ऑप्शन है अली हसन साहब के पास। या तो अली हसन साहब जो है वो खुद ही कुछ पसंद वसंद कर लेंगे। अब खुद भी जब पसंद करेंगे तो उनके पास ऑल्टरनेट होगा, उनके पास ऑल्टरनेट होगा। नजर में 2-3 लोग होंगे कि हाँ ये जो है ये लड़कियां अच्छी हैं, और वो भी क्राइटेरिया होगा। कोई लंबी होगी, कोई दुबली होगी, कोई किसी के बाल पसंद होंगे तो किसी की आंखें पसंद होंगी। ये क्या है? क्राइटेरिया है। इन क्राइटेरिया पे आप क्या करेंगे? उनको नंबर देंगे, वेटेज देंगे। और विनर कौन होगा? अली हसन। वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा वेटेज होगा, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होगा, जिसकी डिग्री भी होगी, जो कि खूबसूरत भी होगी, जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही होगी। दूसरा तरीकेकार क्या होता है? अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा भी 3 से 4 लोग दिखाते हैं ना आपको, उन ऑल्टरनेट में से आप पिक करते हैं या एक ही दिखाते हैं, भाई हो गया काम। समझ आ रही है अली हसन? अब ये तुम लोगों को क्लियर हो गया डिसीजन कैसे लिया जाता है? अब समझ में आ गए होंगे, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ओहो, ये तो इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ गई ना। करेक्टिव मेजर लगाओ, पसंद आ गई लेकिन हासिल नहीं हो पाए तो मतलब नियत में आपके फतूर था। नहीं अहमद साहब, फिर तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में आपको पता चलना चाहिए किस स्टेप पे मिस्टेक की आपने, गलती किधर हुई। ठीक है यार तुम लोग भी ना क्या क्या एग्जाम्पल दिलवाते हो। देखो अली हसन को क्लियर हो गया है, सारे स्टेप्स क्लियर हो गए इसको अब। ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं। अल्लाह माफ करे कसम से चलो जी स्टेप्स क्लियर हो गए। अब आ जाता, यहाँ पे आ जाओ। अब जब भी बात करते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं या मैनेजमेंट जब डिसीजन ले रही होती है, कोई बड़ा डिसीजन होता है जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जिसको हम कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मींस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे जो ना मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैंने वर्ड स्ट्रेटेजिक यूज किया है। स्ट्रेटेजिक, ये देखो नीचे स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म होता है। तो अब ये POLC जो है ना, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। जब भी हम डिसीजन भी लेते हैं तो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? सेम रहता है, डिसीजंस इन मैनेजमेंट फंक्शन। और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट के फंक्शन जो है ना यही 4 हैं, POLC। इसके अलावा कोई तीसरा जो है ना वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लानिंग के ऊपर। अच्छा जी, प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। फिर उस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजीज बनाते हैं भाई, कि नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। हमारा कंपैरेटर ने ना वो नीले रंग का साबुन प्रोड्यूस कर दिया, हम पीले रंग का साबुन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं। ठीक है, व्हाट शुड दी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब सिर्फ हम लॉन्ग टर्म को तब अचीव कर सकते हैं जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स फिक्स करें। 3 महीने का गोल फिक्स होगा तो 6 महीने का गोल फिक्स हो सकेगा, 6 महीने का गोल फिक्स होगा तो 3 साल का गोल फिक्स हो सकेगा। अचानक से हम 3 साल के गोल के ऊपर अगर जाएंगे ना तो हम 3-3, 6-6 महीने पे उसको डिवाइड करेंगे। तो उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी अपना रोल प्ले करते हैं।
गोल कितना डिफिकल्ट होना चाहिए, मजे की बात ये, गोल शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, ऐसा होना चाहिए डिफिकल्ट हो, चैलेंजिंग हो, बट अचीवेबल हो। अब क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को एग्जांपल दी थी एक बहुत फनी सी, यहाँ पर अब एग्जांपल दे लो, कोई एक आम सा इंसान हो, वो बोले कि भाई मोहतरमा हो कोई, ठीक है, और वो बोले जी मुझे जो ना वो ज़ारदारी फैमिली की बहू बनना है। अब आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो आप ऐसी सोच रख सकते हैं, या आपकी आंखें फूटी हुई हो तो आप ऐसी सोच रख सकते हैं, कुछ भी हो, पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है आपके दिमागी हालात पर भी। तो ये जो गोल है ना, अब ये लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म अचीवमेंट सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ पे प्लानिंग के अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही तो पूछ लो, तुम लोग को तो ऐसी फनी फनी एग्जांपल बना के दूंगी ना कि तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो किसी को कोई सवाल है प्लानिंग के अंदर तो पूछ लो भाई, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो प्लानिंग के अंदर। एनी क्वेश्चन इन द प्लानिंग फेज, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर? सिर्फ समझाइए मिस, सिर्फ समझाइए मिस, मतलब प्लानिंग में किस चीज की जरूरत होती है? उफ मेरे खुदाया, प्लानिंग के अंदर शॉर्ट टर्म गोल्स की जरूरत होती है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है, टास्क की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म टास्क सेट करोगे तो लॉन्ग टर्म पे कुछ अचीव कर सकोगे। अब मैं बात बताती हूँ तुम लोगों को, हर इंसान का, फिर समझाइए मिस, उफ अल्लाह, कौन है ये शानू? अरे मेरे खुदाया शानू साहब, साबुन स्लो है। देखो प्लानिंग के अंदर वी ऑलवेज सेट आवर गोल्स। प्लानिंग के अंदर तुमने पहले पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है, टू सेट योर गोल्स। गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब अगर मैं अपने आप को एज्यूम कर लो कि यू आर 18 years ऑफ स्टूडेंट, तुम लोगों ने सीमा क्वालिफिकेशन में एडमिशन क्यों लिया? मजे की बात आती हूँ, सबसे पहले कि तुम्हारा इंटरेस्ट होगा कॉमर्स के अंदर, ये रीजन होनी चाहिए, इंटरेस्ट आपका कॉमर्स में था, और कॉमर्स में इंटरेस्ट की वजह से आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किन चीजों में, डिग्रीज में किया, जो भी कॉमर्स रिलेटेड डिग्रीज थी, सीए, आईसीएमए, एसीसीए, बीबीए, ये आपके कंपैरेटर्स हैं। फिर आपने वे किया, वे करके आपने लगाया होगा, फीस भी लगाई होगी, आपने स्कोप भी लगाया होगा, किसको जॉब कहाँ मिल जाती है, मैं कैसे शॉर्टकट मार सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने, आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो ये है कि आपका करियर जो है वो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए, आपका करियर जो है ना वो सक्सेसफुल रहे, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जिसके लिए आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल सेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कौन दो बेवकूफ थे, एक मिनट रुको, एक तो शानू का नाम तो याद रह गया मुझे, चलो जी शानू, क्लियर है? मैम गलती से लिया आईसीएमए में एडमिशन, गलती अगर फील हो रही है तो सुधार लो, बाकी मर्जी है, ठीक है। किसी भी इंसान को ये एहसास हो कि जो वो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो वो उस गलती को सुधार ले तो बेहतर है, कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई मसला नहीं है बेटा, ऐसे नहीं बोलो इतने लोगों ने लिया है तो सबसे गलती नहीं हो सकती है। हाँ ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना हो और आपने अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके एडमिशन ले लिया हो, तो यू शुड थिंक अबाउट इट, इट्स बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही है। प्लानिंग सबको क्लियर हो गया है, मैं जा रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग पे, पीओ, फिर एल पे जाएंगे, फिर आखिर में सी पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज। अब क्या करना है, मैं, मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो मुझे कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं या मैंने अपने आगे एक असिस्टेंट रख लिया है, इस तरह से तुम लोग भी अपने ऊपर, तुम्हारी एग्जाम्पल दी थी तो तुम लोग क्या करते हो, तुम अपने अम्मी को चैनल बनाते हो अब्बा से बात करने के लिए, ज्यादातर लड़कों का ये हाल देखा है मैंने, और लड़कियों का उल्टा होता है, वो अब्बा को चैनल बनाते हैं अम्मा से जांच लेने के लिए, ठीक है। क्या होता है, ये रिपोर्टिंग लाइन होती है कि आपके ताल्लुकात, आपके अम्मी अब्बू दोनों में से किससे ज्यादा आप क्लोज हैं, आप पहले उनको कन्विंस करते हैं कि जी मैं जो ना कॉमर्स लाइन पिक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूजली जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम है ना, अब कॉमर्स की बड़ी डिमांड हो गई है, ये जो सीए, सीसीए, आईसीएमए, इन क्वालिफिकेशंस की अचानक से बड़ा, क्योंकि एक मार्केट के अंदर शॉर्टेज था, तो इन ऑक्यूपेशंस को जॉब जो थी वो ज्यादा थी, तो हर दूसरा बंदा जो है वो एमबीए कर रहा है, हर
हर घर के अंदर एमबीए मौजूद है। तो अब जो हमारे पास वो क्राइटेरिया होता था कि भाई अगर मेडिसिन पढ़ेगा, डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा तो ही उसको ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल समझा जाएगा, ऐसा वो कॉन्सेप्ट जो है वो कम हो गया है। अब सीए, एसीसीए और कॉमर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि इनकी जॉब ज्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, यू विल बी, आपको अप्रूवल, आपने अपना डिसीजन लिया था, मैंने आपकी क्योंकि एग्जांपल दी तो अब मैं यहाँ पर भी आप ही की एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने अप्रूवल लेना था, हाँ भाई कि मैंने मैट्रिक तो कर लिया साइंस से, अब जो है ना वो मैं एफएससी के बजाय मैं आईकॉम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये हाउ मच सेंट्रलाइज शुड देयर बी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप एम्प्लॉइज जो हैं वो किसी को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही हूँ एमडी को, एमडी कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, या जीएम हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, तो उसका डिसीजन मेकिंग के अंदर कितना रोल है, कितना सेंट्रलाइजेशन है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लेने में कितनी ज्यादा अथॉरिटी उसके पास है। जो जॉब है उसको कैसे डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, उन 3 लोगों के पास क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कितने लोग किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल है कि फ्लैट है, ये सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग को हमने क्या कहा था, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तुम लोगों ने भी अपने आप को ऑर्डर किया होगा, देखिए मैं 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आई विल बी गेटिंग अ जॉब, वेयर एज अगर मैं मेडिकल पढ़ने जाऊंगा तो 6 साल तक तो मुझे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? ओके, मूविंग ऑन टू लीडिंग। लीडिंग पे जाते हैं भाई। लीडिंग क्या कहता है, लीडिंग का मतलब होता है डायरेक्ट करना, गाइड करना, ठीक है। डायरेक्ट करना, गाइड करने का मतलब पता है क्या होता है। अब क्या है, आपकी फैमिली में जो लोग, जिन फैमिलीज के अंदर बड़े लोग होते हैं वो गाइड करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो गाइड अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप करियर पिक करते हुए किसी से भी, अपनी फैमिली के बड़े इंसान से जो कि जिसका करियर बहुत अच्छा रहा हो, जो बहुत सक्सेसफुल हो, उससे जरूर मशवरा करें कि हाँ जी अब आगे मार्केट में क्या है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो अब क्या है, यहाँ पर आप एम्प्लॉइज को, हाउ टू हैंडल एम्प्लॉइज हु अपीयर टू बी लो इन मोटिवेशन। अचानक से मेरे एम्प्लॉइज जो हैं वो डीमोटिवेटेड हो गए हैं, उनकी मोटिवेशन कम हो गई है, तो अब मैं अपने डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज को कैसे हैंडल करूंगा। अब कोई स्टूडेंट है, उसका ए ग्रेड नहीं आया, उसका बी ग्रेड आया है, अब वो बी ग्रेड वाला जो है ना वो वैसे ही सोच रहा होगा मैं तो कुछ पढ़ने के काबिल ही नहीं हूं, मैं क्या करूं। तो क्या है, अब वो डीमोटिवेटेड है, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन गिवन सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में जहां पे मेरा एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेटेड है, तो कौन सा स्टाइल जो है वो लीडरशिप का उसको सूट करेगा, उसके अंदर डेमोक्रेटिक स्टाइल या लेजिस्फेयर, क्योंकि आपने मोटिवेट करना है तो आप सलाह मशवरा करके मोटिवेट करेंगे, ठीक है। हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज इफेक्ट द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर मैं उसकी कोई जॉब चेंज कर दूं, उसको मैं कोई नई जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूं, कुछ नया स्किल सिखा दूं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम दे दूं उसको। व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट मतलब है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और स्टिमुलेट का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वर्किंग करना, एक्शन लेना। हर वक्त हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम देख करके काम करना चाहिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई एम वेरी इमोशनल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा बहुत इमोशनल फेज में होता है, तो व्हेन आई एम इमोशनल आई डोंट प्रेफर टेकिंग डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, आई जस्ट स्टे क्वाइट, आई डोंट टेक माय प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ डिसीजंस व्हेन आई एम इन एन इमोशनल स्टेट, ठीक है। अब आ जाओ कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है मॉनिटर करो। मॉनिटर कैसे करो भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वो काम क्या सही तरीके से हो रहा है, सारी एक्टिविटीज जैसे होनी चाहिए वैसे ही परफॉर्म की जा रही है, या कुछ कुछ डेविएशन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे। 20% के बजाय हम 17% अचीव कर रहे हैं, इतना तो चलेगा, बट अगर हम 15% कर रहे हैं, 5% ज्यादा हो गया ना, तो कितना परसेंट डेविएशन है, कितना परसेंट हम लॉस कर रहे हैं।
हमें जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास वो सिस्टम अवेलेबल है? हम सारे सेल्स रिपोर्ट्स इवनिंग में एवरी डे क्लोजिंग से पहले देख सकते हैं, हमें उसका एक्सेस है कि नहीं है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी के अभी पूछ लो, बाद में आंसर नहीं करूंगी मैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं भाई। एक वर्ड होता है रैशनेल। रैशनेल वर्ड से रैशनैलिटी निकला है। मतलब क्या होता है? रैशनल मीन्स लॉजिकल। आप कोई भी काम कर रहे हो वो बेस्ड ऑन किसी लॉजिक, किसी रीजन पे बेस कर रहा है। ये देखो ना, आगे लिखा हुआ है परफेक्टली रैशनल, फुल्ली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। रैशनल का मतलब है लॉजिकल, रीजनेबल, यू हैव अ रीजन फॉर समथिंग। मैनेजर्स मेक कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो भी डिसीजन लिया उसके ऊपर टिके रहो। ये नहीं आज बोलोगे ए चाहिए, कल बोलोगे बी चाहिए, परसों बोलोगे सी चाहिए, अगला बंदा भी सर पकड़ के बैठेगा, ये तो खुद ही कंफ्यूज है, इसको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। So you should always be consistent with your decisions. Value maximization choices, यानी आप मैक्सिमम वैल्यू ऐड करो। आपका जो डिसीजन है, जो भी आप चॉइस ले रहे हो, वो मैक्सिमम वैल्यू ऐड करे। और जो रुकावटें हैं वो आपको पहले से स्पेसिफाइड होनी चाहिए। मुश्किलात, चैलेंजेस, कॉन्स्ट्रेंट्स, हर्डल्स पहले से आपको पता होने चाहिए ताकि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? मैम डिसीजन में टाइम की क्या वैल्यू है? टाइम की वैल्यू डिसीजन के अंदर होती है। अगर आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो उस डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आई विल टेल यू नईम अहमद, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आई एम अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर। क्विक डिसीजन मेकर मुझे नहीं अच्छा लगता इफ एंड देन एंड एम्बिग्यूटीज के अंदर जिंदगी गुजारना। ठीक है, वो मेरा पर्सनल डिसीजन हो, वो मेरा प्रोफेशनल डिसीजन हो, I just take decisions and I try sticking to my decisions. गलती भी है ना तो मैं इससे सीखूंगी, गलत डिसीजन भी है तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन होगा। अब दूसरा सवाल है हारिस वाजिद, सिस्टमैटिकली एंड पर्पसली डू देयर बेस्ट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टमैटिकली मतलब ऑर्गेनाइज्ड, पर्पस मतलब पर्पस फुलफिल होना। जब मेरा पर्पस फुलफिल होगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा इन अ सिस्टमैटिक वे, इन एन ऑर्डरली वे। ठीक है, आगे चलते हैं। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है, वैल्यू का मतलब है आप प्राइस पे कर रहे हैं लेकिन प्राइस जो है वो हमेशा बेनिफिट शुड बी मोर। तो बेनिफिट मुझे ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा प्राइस पे करते हुए तकलीफ नहीं होगी। और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है जो क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं वो बेस्ट चॉइस है, बेस्ट ऑल्टरनेट है। अब मैं चाह रही हूं इन स्लाइड्स को, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग रीड करें और जो सवाल होगा आप अपने चैट स्क्रीन पे थ्रो करें। ठीक है, टिल देन आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। Read all these points. जी, किसी को इन स्लाइड में से किसी स्लाइड पे किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आए तो वो चैट स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन थ्रो कर दे, लास्ट पॉइंट बता दें अगेन। ऑलराइट, नो वरीज। देखो यहाँ पर बात आ जाती है assumptions आर डिसीजन। देखो हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं ना तो हम वो बेस्ड ऑन assumption ही लेते हैं। assumption मतलब अभी तक वो काम हुआ नहीं होता है, हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, हम आगे का सोच रहे होते हैं कि हाँ हमारा ये डिसीजन सही होगा। तुम लोगों को एक मैंने सिली एग्जांपल ली थी बेवकूफों वाली समझाने के लिए कि डिसीजन को कहते हैं,
और मैंने उस वक्त तुम्हें बोला था ऑल्टरनेट, आप शादी करने जा रहे हैं, आपके पास ऑल्टरनेट होगा। अब भाई ये तो आपको शादी करने के बाद ही पता चलेगा आपने क्या किया है, उससे पहले तो आपकी सारी चीजें assumption पे चली ना, ख्याली प्लाव चल रहे हैं, कैलकुलेशंस चल रही हैं, हाँ जी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। तो ये आप क्या कर रहे हो, रैशनल लॉजिक लगा रहे हो। लॉजिक कैसे लगा रहे हो, हाँ जी ये टिक टिक लगाते जाओ, ये क्राइटेरिया भी फुल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं have carefully defined the problem and identified all viable alternatives. अब आपने सारे alternatives को, you have checked all your boxes. Yes, that is the perfect line I always use. Like मेरे बहुत सारे friends हैं, वो मुझसे कभी मशवरा कर रहे होते हैं और मैं उनको बोलती हूँ हॉले चलो भाई, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। देखो मैं अभी तुम्हें यही बोल रही हूँ, मैं खुद अपना डिसीजन बड़ा, बट इट्स नॉट लाइक अगर कोई मुझे बोलेगा कि हाँ या ना जवाब दो, आई विल से नहीं, आई नीड टू चेक, आई नीड टू इवेलुएट, और मैं 1-1.5 दिन लूंगी उस चीज के ऊपर, सारे क्राइटेरिया के ऊपर इवेल्युएशन करते हुए कि हाँ ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, हाँ जी ये आगे जाके मुझे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वायबल मतलब सबसे बेहतर ऑल्टरनेट कौन सा है मेरे लिए। प्रॉब्लम तो हर जगह आएगी, सबसे बेहतर ऑल्टरनेट कौन सा है, इसी में गुजारा कर लो भाई। हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, गोल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर गोल ही क्लियर नहीं है तो आपका सही ऑल्टरनेट भी आपको गलत नजर आएगा। Will select alternatives and maximize the outcome. हमारा बेसिकली फोकस होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटकम, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट। मुझे फायदा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट मेरा गया भाड़ में। इसी तरह से जब आप फैमिली में किसी को इंडक्ट कर रहे होते हो तो फैमिली की चीजों को सोचना होता है कि हाँ जी मेरी फैमिली के लिए फायदेमंद क्या चीज है, क्योंकि मैं अपने आप को फैमिली से अलग करके नहीं सोच सकती, ठीक है। फिर आखिर में बात आती है हाँ जी मेरे अपनी ज्यादतियात के अंदर मुझे क्या चीजें रिक्वायर्ड है, राइट, इज इट क्लियर। शेख उमर लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, जवाब दीजिए। स्पीड स्लो कर दी है मैंने तुम लोगों के लिए, आई होप अब सबको सब समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मुझे ख्याल आया, मैं चल रही हूँ जनरेशन 8 कोर i7 और तुम लोग चल रहे हो P2 पेंटियम 2, तो भाई कहीं तो बीच में लाना है, तो मैंने भी बोला चलो पेंटियम 3-4 पे ही स्पीड कर ली जाए, ज्यादा बेटर है। समझ आया, सब क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। मैम साबुन बता दें अच्छा सा, फिर सही चलेंगे सब। अरे तुम लोग साबुन पे अटके हो, मैं तो पेंटियम 4 की बात कर दी अभी, पेंटियम 2 चल रहे हो तुम लोग, मैं कोर i7 चल रही हूँ। सोचो प्रोसेसर में कितना फर्क है। तुम लोग अपने आप को पेंटियम 3 पे लेके आओ ताकि कुछ बात बन सके, सही है नहीं मेहमद साहब। कोई क्वेश्चन, लाइव बॉय यूज करो आज ही, चलो तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। अच्छा चलो अब आ जाओ सीरियस नोट पे आ जाओ, बहुत मजाक हो गया है, आगे वाली स्लाइड पे जा रही हूं मैं अब, ठीक है। अब जब हम जो है वो डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो क्या होता है भाई, हम जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी जो रैशनैलिटी होती है, रैशनैलिटी का मतलब है लॉजिक, वो लॉजिक भी तो एक हद तक होती है ना, कितना दिमाग लगा लेंगे हम तो assumption पे ही बेस कर रहे हैं, and assumptions are not 100% sure, are never 100% accurate. तो bounded का मतलब है there are some limitations and boundaries, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी एक हद तक आएगी, हमें सब कुछ नहीं पता चलेगा। जब हम किसी इवन व्हेन यू आर डाइविंग इन अ पूल, तो पूल के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 6 फुट का पूल है, अब 6 से 8 भी हो सकता है, क्लियर है। तो वो तो आपको पूल के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि हालात क्या है, डन। तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी एक हद तक एक लिमिटेड होगी, प्रॉब्लम के अंदर जाने के बाद, प्रॉब्लम जब आ चुकी होगी तब पता चलेगा वो हकीकत क्या थी, सही है, क्लियर है।
देखो जरा, शन्नो कौन है ये, शानू, जरा जो है ना प्लीज यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब आ जाओ, assumptions are the decision makers, assumptions are the decision makers। अब हम assumptions पे decisions ले रहे हैं। will not seek out to have knowledge of the alternative। अब क्या है, हमने decision ले लिया है तो हम अब alternative, मतलब alternate तो खत्म हो गया ना, हमने तो पिक कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन के बाद अब alternate के ऊपर फोकस तो कोई भी नहीं करेगा ना, कोई भी नॉलेज गेन नहीं करता कि हाँ भाई जिसको छोड़ो तो उसका हाल क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, सेटिस्फाइज का मतलब होता है कि अब आप सेटिस्फाइड हैं, जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने ऑल्टरनेट पिक किया है, वो उससे आप मुतमईन हैं, ठीक है। अब हम मुतमईन हैं तो मुतमईन में भी काम चला लेंगे। अब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटकम के ऊपर, कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपना डिसीजन ले लिया एंड वी आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन वी हैव टेकन। इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, यानी जब हम टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट होता है, इंक्रीज्ड कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन डिस्पाइट ऑफ एविडेंस दैट दे मे हैव बीन रॉन्ग। आप अपने डिसीजंस के साथ कमिटेड रहें, आपके पास एविडेंस भी है कि यू वर रॉन्ग, बट स्टिल स्टिक टू योर डिसीजंस, डोंट चेंज द ऑप्शंस, अदरवाइज आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद द डिसीजन यू हैव टेकन। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड का मतलब है ये वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके साथ हम फेमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल लोड शेडिंग, लाइट जाती है, स्ट्रक्चर्ड है भाई, दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह लाइट जा सकती है, स्ट्रक्चर्ड है, हमें पता है, हम लोग इस चीज से यूज टू हो गए, हमने ना अपना मोबाइल भी चार्ज रखा हुआ होता है, हमने हॉटस्पॉट भी ऑन किया हुआ होता है, उसके अंदर हमने डाटा पैकेज भी डाला हुआ होता है, ठीक है। क्यों, हमारा गोल क्या है, ऑनलाइन क्लास करनी है, चाहे लाइट हो नहीं हो। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई, जैसे वो जो बारिश वाला प्रॉब्लम था, तो 3G भी नहीं चल रहा है, मोबाइल भी चार्ज नहीं है, लाइट भी नहीं है 2 दिन से, तो वो अनफोर्सीन सिचुएशन था, तो क्लास जो है वो आपको कॉल ऑफ करनी पड़ी। सो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोबेबली लेट मिली होगी, क्योंकि आई वाजंट हैविंग एनी एक्सेस, एनी वे टू कांटेक्ट, मुझे नंबर्स भी याद नहीं थे, मोबाइल बंद था, तो मैं कॉल भी नहीं कर सकी थी किसी को, ठीक है। are easily and completely defined and information about the problem is available and complete। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और जो मैंने प्रॉब्लम का डिसीजन लिया है वो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम मैंने तो बताया, हम सब उससे फेमिलियर हैं। फेमिलियर मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती है और ये सारी प्रॉब्लम को हम हैंडल करने की सिचुएशन में होते हैं, हमें पता है ये प्रॉब्लम आएगी तो हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है। प्रोग्राम डिसीजन, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को हम बेसिकली प्रोग्राम डिसीजंस के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये रूटीन की प्रॉब्लम होती है। प्रोग्राम मतलब आप अपने प्रोग्राम को, इवन आपको ये भी पता होता है लोड शेडिंग के आवर्स भी कभी कभी किसी हद तक कुछ इलाकों में फिक्स्ड है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी स्टूडेंट को? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज थ्रो द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ऑन द चैट स्क्रीन। Why are managers bounded? Please provide examples. सारिम, मैनेजर्स, हर मैनेजर की अपनी एक हुदूद होती है, उनके लेवल, उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर के हिसाब से। मैनेजर के पास लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर होती है। मैनेजर के पास कभी भी 100% डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, उसे किसी बड़े बड़े डिसीजंस के अंदर टॉप मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। सारिम, इज इट क्लियर? So we are all bounded. For example, मुझे बहुत सारी चीजें पता है, but I'm not a person to make announcement. वो ICMAP ही अनाउंस करेगा। I have my limitations. Clear है सारे? Is it clear? जब मैं आप लोगों को आंसर किया करूं तो कर्टियस हुआ करो, यस लिख दिया करो कि हाँ क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, दूसरा है प्रोसीजर। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया है, बेसिकली इन्होंने आपको ये बताया स्ट्रक्चर्ड एंड देन प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मतलब वी आर फेमिलियर, प्रोग्राम मतलब रिपीटेशन होते हैं,
और हमारे जो डिसीजंस होते हैं उनको हैंडल करने के वो रिपीटेटिव होते हैं क्योंकि रूटीन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। अब ये आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन। फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉलिसी बना दी है, कोई प्रोसीजर बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मैं एकरा यूनिवर्सिटी में थी और वहां पर स्टूडेंट्स अक्सर आते थे और फाइनल एग्जाम से पहले अपने कोर्स को विदहोल्ड करवाते थे क्योंकि उनको उम्रे पे या हज पे जाना होता था। तो हमने ये नोट किया कि हाँ जी ये उम्रा हज वाले सेमेस्टर के अंदर जो है इसके अंदर विदहोल्ड की पॉलिसी बना दो भाई, ठीक है, कि उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, वो अगली दफा एग्जाम दे देगा तो उसको ग्रेड दे दिया जाएगा, ठीक है। रूल, पॉलिसी को हमने रूल के अंदर कर दिया। रूल कैसे बना दिया, हमने उसको स्टेट करके कोड बुक ऑफ कंडक्ट आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल दिया है। तो पॉलिसी और रूल क्या है, पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ डिसीजन, रूल इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट जो कि आपको लिमिट करेगा व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, इट्स अ रूल। अगर आपने कैन नॉट वाला काम किया तो आपको पेनलाइज, पेनल्टी देनी पड़ेगी। पॉलिसी जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहां तक? इन्होंने आगे एग्जांपल्स दे दी आपको, इन एग्जांपल्स को बेटा स्किम करो। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। If you have any question you should be keeping it on। कहां पे? चैट स्क्रीन पे। स्क्रीन कहां गई? Where is the chat screen? जी बच्चों कोई सवाल? स्लाइड भाग गई? क्यों भाग गई स्लाइड? अच्छा अभी कर देते हैं, हम कर रहे हैं, शेयर कर देते हैं। किसी ने बोला अच्छा ठीक है, और भाई मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके ओके ओके, मैं अभी दोबारा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। भाई साहब कहाँ है हमारे सीआर? सीआर साहब फौरन मुझे व्हाट्सएप किया करो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो। ओके अब विजिबल है? चलो कोई मसला नहीं है, मैं पीछे जाती हूँ। एक स्लाइड, ये वाली स्लाइड थी जो मैंने तुम्हें बताई थी, यहां तक तुम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब ये वाली स्लाइड देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने बोल दिया कि टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन। प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब अब हमने पॉलिसी बना दी है। फिर रूल, रूल का मतलब है दिस यू कैन डू एंड दिस यू कैन नॉट डू। इफ यू विल डू बट यू कैन नॉट डू यू विल बी पनिश्ड, पेनलाइज्ड। पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस के ये जनरल गाइडलाइन है, इसी में रहते हुए हमें फैसला करना है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल इन्होंने दे दी है इस वाली स्लाइड में, जरा सा देख लीजिए, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब बताओ कोई सवाल यहां पर? इसको रीड करो, इन एग्जांपल्स को, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लो। अच्छा आई वांट वन थिंग, मैं ये दोबारा बता दीजिए, मैंने बता दिया, और बोलो कुछ। अच्छा अगर एडमिन स्टाफ यहाँ पे मौजूद है तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चंस को क्लियर कर देंगे ताकि जो नीचे क्वेश्चंस आए तो वो मुझे ज्यादा क्लियरली पता चल जाए। 67 क्वेश्चंस हो गए हैं, सो इफ यू कैन डिलीट ऑल दीज। If I have an admin person there, can he delete all the questions ताकि confusion खत्म हो जाए? नहीं है, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों मैंने ये स्क्रीन कर दी है, ये पॉलिसी प्रोसीजर और रूल्स की आप जो ये एग्जांपल्स हैं इनको देख लो। यानी कस्टमर के लिए हमने रिटर्न पॉलिसीज बना दी होती है भाई, कि रिटर्न आप कर सकते हो, टैग होना चाहिए, 3 दिन के अंदर रिटर्न कर लो, 15 दिन के अंदर रिटर्न कर लो, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी करता है, ठीक है। प्रोसीजर बना दिया भाई,
कि आपके पास स्लिप होनी चाहिए, ओरिजिनल टैग होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ। ये हमने प्रोसीजर बना दिया है, रूल बना दिया है कि जो है मैनेजर जो है वो $50 तक का रिफंड कर सकता है, इससे ऊपर का अमाउंट होगा तो उसको अप्रूवल लेनी होगी और उसके अंदर टाइम लग सकता है। ये हमने रूल बना दिया है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी स्टूडेंट को? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? देख लो। ठीक है, गुड है, एक्सीलेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और एक और भी हमने रूल बनाया भाई, क्रेडिट के ऊपर सामान उधार पे मना है भाई, उधार पे नहीं दे सकते हम आपको सामान। ठीक है, ये अक्सर दुकानों पे भी लगा हुआ होता है बोर्ड। इवन कुछ जगह पे जहाँ पे मर्चेंडाइजर स्वैपिंग द कार्ड अलाउड नहीं होता पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, तो वहां पे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड चार्ज करना या डेबिट कार्ड चार्ज करना नहीं, कैश हैंडल करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। सही है। अब यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है ना बच्चों, तो मुझसे पूछ लो, मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। पहले तुम्हें स्ट्रक्चर्ड बताया, फिर तुम्हें प्रोग्राम्ड बताया। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को हम प्रोग्राम्ड वे में हैंडल करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो होती है जिनसे हम फिमिलियर नहीं होते। ये ऑल ऑफ अ सडन, फॉर एग्जांपल जो बारिश थी वो क्या था, 4-5 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी गई थी, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आया था। ठीक है, जो कि एम्बिग्यूअस होता है, कंफ्यूजिंग होता है, और हमें देन एंड देयर सोल्यूशन बनाना पड़ता है, पहले से कोई तैयारी नहीं होती इसकी। ठीक है, नॉन प्रोग्राम तरीके मतलब यूनिक, देन एंड देयर जनरेट करना होता है हमें रिस्पॉन्स, लुकिंग एट द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेस। ये इसका कोई प्रोग्राम्ड तरीके कार नहीं कि हाँ ऐसा होगा तो ये पॉलिसी बनेगी तो ये रूल बनेगा। हम ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जिससे हम फेमिलियर नहीं होते। ये पहले कभी नहीं आता, वंस इन अ ब्लू मून आ जाता है, अचानक से ये मुंह दिखा करके आ गया, अब ये प्रॉब्लम आ गई है, वैसे हैंडल तो करना है। तो कैसे हैंडल करेंगे? नॉन प्रोग्राम तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक स्लाइड है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मैनेजरियल लेवल्स उन्होंने आपको बता दिए हैं। इससे एक आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, मजीद समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम्ड मतलब क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है। नॉन प्रोग्राम्ड मतलब अब ये कंफ्यूजिंग है, वेग है, कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूअस है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग है, रिलेटिवली लॉन्गर होता है। ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है इस स्लाइड तक, तो मुझसे यहाँ पे चैट स्क्रीन पे पूछ लीजिए। Is there any student who is having any question? चैट स्क्रीन पे बेटा आंसर पूछो, क्वेश्चन पूछ लो। ऑल क्लियर, गुड 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 गुड। आप बहुत अच्छे हैं, उधर अच्छा नहीं है क्या? लेकिन उधर अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन उधर अच्छा नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? अजवर यासीन, रॉन्ग स्क्रीन पे तो आप ये अच्छा अच्छी मतलब क्या? What are you trying to say? Azwar Yasin, what are you trying to say? आप बहुत अच्छे हैं मगर उधार अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा लिखा है शायद। चलें, सही, अच्छी बात है, दैट्स ओके। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, सबको समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है। अब डिसीजन मेकिंग कंडीशंस जो होती हैं, सर्टेनिटी मींस नाउ मैनेजर इज श्योर, मैनेजर इज सर्टेन कि जो वो चॉइस ले रहा है वो एक्यूरेट है। मैनेजर इज लिटिल बिट श्योर कि वो जो रिस्क ले रहे हैं वो मैनेजेबल है। रिस्क ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब आउटकम का रिजल्ट जो है वो या तो यस होगा या नो होगा, चांस इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों वर्ड्स का उलट क्या है? सर्टेनिटी का उलट है अनसर्टेन होना। That is when you're not sure about your alternatives, when you're not sure about your choices.
सिचुएशन इज वेरी अनसर्टेन मीन्स अब आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। जब आप सर्टेन होते हैं और सर्टेन होने के बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो छोटा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर is less in certain situation. Probability of failure is more in uncertain situation. Am I clear to all students here? Is it clear to all students here? हाँ, उधार क्रेडिट, ठीक है। आगे बोलो बेटा, सबको क्लियर है यहां तक? अब एक लास्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट द लास्ट स्लाइड होल्ड फॉर यू। टर्म्स यू शुड नो। डिसीजन जब आप ऑल्टरनेट के बीच में बेस्ट ऑल्टरनेट पिक करते हैं, यू पिक द बेस्ट ऑल्टरनेट, यू पिक द बेस्ट ऑप्शन अमंग दी ऑल्टरनेट्स प्रोवाइडेड। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन क्या था, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम के बाद क्या था, फिर आप क्या करते हो, अपना क्राइटेरिया सेट करते हो। फिर आप क्राइटेरिया सेट करने के बाद क्या करते हो, आप वेट एसोसिएट करते हो। वेट एसोसिएट करने के बाद क्या करते हो, आप बेस्ट ऑल्टरनेट पिक करते हो। बेस्ट ऑल्टरनेट पिक करने के बाद आपने ऑल्टरनेट पिक कर लिया, फिर इंप्लीमेंट करते हो उस ऑल्टरनेटिव को, और आखिर में आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो कि हाँ जी मैंने डिसीजन लिया है, वो डिसीजन सही था या वो डिसीजन गलत था। ठीक है, फिर डिसीजन का क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। रैशनल मतलब लॉजिक, रीजन क्या है डिसीजन मेकिंग की। बाउंडेड मतलब लिमिटेड रैशनैलिटी, कि एक हद तक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, एक हद तक आप रीजनेबल हो सकते हो, एक हद तक आप लॉजिकल हो सकते हो। ठीक है, सेटिस्फाइसिंग का मतलब, आपको सेटिस्फाइज का मतलब है यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन, आप मुतमईन है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट मतलब अब आप कमिटमेंट का लेवल हाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। इंट्यूटिव डिसीजन, सिक्स सेंस के ऊपर बेस करता हुआ आप डिसीजन ले रहे हो। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, फेमिलियर हैं आप इन प्रॉब्लम से। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को हम हमेशा हैंडल करते हैं प्रोग्राम डिसीजन से। प्रोग्राम डिसीजन के अंदर प्रोसीजर, रूल एंड पॉलिसी इन्वॉल्व होता है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जिनसे हम फेमिलियर नहीं है, ये कोई नई अधूरी अजीब किस्म की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इनको हम नॉन प्रोग्राम्ड वे में से देन एंड देयर डिसाइड करते हैं। सर्टेनिटी मींस हाउ श्योर यू आर, रिस्क बड़ा है या छोटा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी का ऑपोजिट, नाउ यू आर नॉट श्योर, here you are not sure, uncertainty you are not sure. Directive styles, analytical styles, directive मतलब, अच्छा अब ये वो वाली टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा जो कि I don't know why it's not there on the slide, so I want all of you to please look into your books. ठीक है, I want all of you to open chapters from the book. ठीक है, नाउ आई एम डिफाइनिंग यू, कुछ आपको मैं कुछ डेफिनेशंस दे रही हूं, इन डेफिनेशंस को आप लिख लो। अनसर्टेनिटी वर्ड का डेफिनेशन लिखो। अनसर्टेनिटी वर्ड का मेरे पास पुराना एडिशन है, मैं पेज नंबर 189 पे हूं, 2-4 आगे पीछे होंगे, बुक का चैप्टर नंबर 7 है ये। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब है अ सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर हैज नीदर सर्टेनिटी नॉर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी नॉर रीजन प्रोबेबिलिटी, ना वो सर्टेन है ना वो प्रोबेबिलिटी इसके पास है, यानी वो नॉट श्योर है। आगे लिख लो नॉट श्योर। ठीक है, नॉट श्योर। उसके बाद आपके पास 3 टर्म्स आ रहे हैं डायरेक्टिव स्टाइल्स के, सो आई वांट ऑल ऑफ यू to have the meaning for these directive, analytical and conceptual styles. ठीक है, yes,
प्लीज ये आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा नाम डिफरेंट गिवन है, लीनियर थिंकिंग स्टाइल बताया है, लीनियर थिंकिंग स्टाइल, डिसीजन स्टाइल, characteristics by a person, preference for using external data and facts, processing this information through rational logical thinking, rational logical thinking, इसको इन्होंने बता दिया है linear thinking style. I am on page number 191. ठीक है, इन्होंने टाइप्स ऑफ स्टाइल्स बताए हैं, ठीक है, इन्होंने आपको टाइप्स ऑफ स्टाइल्स बताए हैं डिसीजन मेकिंग के, जिसके अंदर आपके पास एक वर्ड है लीनियर थिंकिंग स्टाइल, दूसरा वर्ड है ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक का बताया है रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब है जैसा होता आया है उसी को फॉलो करना, रूल ऑफ थंब दैट मैनेजर्स यूज टू सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग, रूल ऑफ थंब मतलब जो मेजॉरिटी बोलेंगे, जो जैसा होता आया हम वैसे ही करेंगे, ठीक है, नथिंग न्यू। फिर आ जाओ नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल, नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल का मतलब हो जाता है अब डिसीजन स्टाइल्स बाय अ पर्सन्स प्रेफरेंस फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन विद इंटरनल इनसाइट्स, फीलिंग्स एंड hunches. Now you are not thinking only in one direction, linear नहीं सोच रहे हो आप हर डायरेक्शन से सोच रहे हो, हर पैरामीटर से सोच रहे हैं. Are you all with me here? Intuitive का मतलब है you are based on your sixth sense, sixth sense के ऊपर बेस करते हुए आप डिसीजन ले रहे हो. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको तीन अल्फाज जो आपके यहाँ स्लाइड के ऊपर यू शुड नो में, टर्म्स यू शुड नो में लिखा हुआ है, मैंने आपको ह्यूरिस्टिक बता दिया, मैंने आपको स्टाइल्स लीनियर एंड नॉन लीनियर बता दिए, ठीक है. अब मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूं, प्लीज बी विथ मी. सबसे पहले हम डायरेक्टिव स्टाइल, डायरेक्टिव स्टाइल of decision making, please write it down. डायरेक्टिव स्टाइल का मतलब है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव स्टाइल का मतलब है ऑटोक्रेटिक, आपको डायरेक्शन दे दी है, आपको ऑर्डर मिल गया है, डायरेक्टिव स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक. लीडर यूजिंग हिज ओन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब ये डिसीजन लीडर ले रहा है और लीडर डिसीजन लेने के बाद आपके ऊपर इंपोज कर रहा है. लीडर इज यूजिंग हिज ओन नॉलेज, हिज ओन एक्सपीरियंस एंड ही इज पिकिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर यू. तो क्या हो गया? डायरेक्टिव स्टाइल, ऑटोक्रेटिक. अच्छा जी, क्लियर है यहां तक? किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? Analytic decision making is an approach where leader or manager only makes important decisions based on using intuition. अब क्या है, लीडर या मैनेजर जो है वो एनालिटिक मतलब अपनी इंट्यूशन, अपनी समझ के ऊपर डिसीजन ले रहा है. कोई सवाल? Last word is conceptual. Second last word is conceptual decision making. Conceptual decision making basically यहाँ पर एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज होती है. एनालिटिकल का मतलब है हम प्रोज एंड कॉन्स को चेक करते हैं और ये लॉन्ग टर्म डिसीजन. कॉन्सेप्चुअल मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वॉल्व होता है. डायरेक्टिव, ऑटोक्रेटिक, एनालिटिकल, लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल फॉर लॉन्ग टर्म लॉजिकल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, मीनिंग्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, चीज बात एक ही हो रही है. यहां पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं मेरे साथ. बिहेवियरल इज द लास्ट वर्ड, सुन लो. अब ये हो रहा है बिहेवियरल स्टाइल डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइब्स पीपल हु प्रेफर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी. यहां पर आप स्ट्रक्चर को और प्रोग्राम्ड तरीके से डिसीजन ले रहे हो.
स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की हेल्प ले रहे हो। लीनियर थिंकिंग स्टाइल प्रोग्राम डिसीजन में फॉलो होता है। लीनियर मतलब एक जैसा, हाँ, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं आती हैं, एक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। देखिए प्रोग्राम डिसीजन के अंदर लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों हो सकता है, लेकिन लीनियर को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। प्रोग्राम हमारे पास पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल। इज इट क्लियर सारिम? सारिम, इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन थ्रो किए हुए हैं। लीनियर, नॉन लीनियर, एनालिटिकल, बेटा लॉजिकल, जब आप लॉजिक लगा रहे होते हो, ठीक है। मैं फिर से ये डेफिनेशंस रिपीट कर रही हूँ, ये आपके बुक के चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन बुक खोलने की जहमत आप लोग फरमाते नहीं है। सुन लीजिए, लीनियर मतलब decision style characteristics by a person's preference for using external data and facts and processing this information through rational logical thinking। यहां पर लीनियर स्टाइल के अंदर आप रैशनली लॉजिकली होके सोचेंगे और एक्सटर्नल डाटा के ऊपर डिपेंड करेंगे। नॉन लीनियर स्टाइल, अब लीनियर नहीं है, अब आप नॉन लीनियर हो गए। नॉन लीनियर का मतलब है आप इंटरनल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेंगे और आप फीलिंग्स, हंचेस एंड इनसाइट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, अब एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग नहीं है। ह्यूरिस्टिक्स, रूल ऑफ थंब दैट मैनेजर यूज टू सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिए हैं तीनों वर्ड्स। लीनियर थिंकिंग स्टाइल प्रोग्राम डिसीजन में फॉलो होता है, प्रोग्राम्ड में होता है, आपके पास लिखा हुआ भी है ये। रैशनल मतलब प्रोग्राम्ड। बीपीएम बता दें, बीपीएम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां के अंदर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कितना प्रोडक्ट बना, कितने प्रोडक्ट सेल हुए, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपकी सारी बिजनेस की परफॉर्मेंस आ रही होती है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मजीद कोई क्वेश्चन? मजीद कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? सेटिस्फाइसिंग, मुतमईन होना, इंट्यूशन, सिक्स सेंस यूज करना। सेटिस्फाइसिंग, मुतमईन होना, इंट्यूशन, सिक्स सेंस को यूज करना। और बराए मेहरबानी किताब को साथ रखा करें, चैप्टर को साथ के साथ फॉलो किया करें, तो आप लोगों के आधे से ज्यादा ये जो सवाल आप कर रहे हैं इसके आने की नौबत नहीं होगी, क्योंकि you will read it between the lines, you will have a look onto the book definition, तो ये unnecessary questions नहीं आएंगे। बुक कितने स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है अभी तक? कितने स्टूडेंट्स अभी तक बुक नहीं ली है? बेटा आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू ऑल, रेज हैंड करने से नहीं होगा, यू नीड टू थ्रो द क्वेश्चन ऑन टू द चैट स्क्रीन। क्वेश्चन आंसर सेशन पे दे, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट बता दें। अच्छा जी, अभी इतनी दफा बताया, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का मतलब होता है जब आप टॉप मैनेजमेंट को कोई चीज बताते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रेशर आता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, एस्केलेशन ऑफ प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिख लो भाई साहब, जो कोई भी पूछ रहा है लिखो। An increased commitment to a previous decision despite evidence it may have been wrong। अगर गलत भी है तो भी आपका कमिटमेंट जो है वो उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम के अंदर टॉप मैनेजमेंट को बता दिया गया है।
ठीक है, बुक पीडीएफ में है तो भी साथ में खोल के रखो, प्रिंट लेके रखो, स्क्रीनशॉट्स लेके रखो ना चैप्टर्स के। ठीक है, सो दिस विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर हियर। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर हियर। रैशनल डिसीजन मेकिंग बता रही हूं दोबारा, मेहरीन। describes choices that are logical and consistent and maximize value। rational का मतलब होता है logical decision, ठीक है, you are taking decision based on your logic, what is right, what is wrong। so here I end the lecture, see you tomorrow inshallah। मजीद इसको एक दफा बुक से पीडीएफ वर्जन से रीड कर लो, कोई भी सवाल आता है कल की क्लास में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आज रीड कर लेना बच्चों, आज का काम आज ही कर लेना। थैंक यू सो मच।